नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। अब दिन भर की देश दुनिया व अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सुबह का इंतजार क्यों? सब्सक्राइब कीजिए सूर्य न्यूज 24 चैनल और देखिए अपने आसपास व देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर अपने मोबाइल फोन व स्मार्ट टीवी पर। मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह में एक और एसएचओ ने गंवाई अपनी जान। पारिवारिक कलह से आहत इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी। सरकारी आवास पर सीलिंग फैन नलायन रस्सी से लटका मिला। सफीपुर कोतवाल अशोक कुमार वर्मा का शव। रात्रि गश्त पर निकलने के लिए प्रभारी निरीक्षक को लेने पहुंचे सिपाही ने फंदे पर शव लटकता देख उसके मुंह से चीख निकल गई। अमरोहा जिला के नौगावा क्षेत्र निवासी आइयापुर गांव निवासी अशोक कुमार गुर्जर 2012 बैच के दरोगा पद से 1 साल पहले प्रोन्नत होकर इंस्पेक्टर बने थे। प्रभारी निरीक्षक की मौत से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना व एएसपी शशि शेखर सिंह ने मौके पर घटना की जांच की। प्रभारी निरीक्षक रात्रि करीब 11 बजे गश्त से लौटे थे। आवास पर प्रभारी निरीक्षक की मौत के बाद एसपी ने दिए जांच के आदेश। जिस तरह से मौत की बात खबर आ रही है, अब तक प्रथम दृष्टया जांच में क्या पाया है, क्या कुछ मिला है? आज रात को इंस्पेक्टर सफीपुर अशोक कुमार सिंह जी ये गश्त करके लौटे थे। इसके बाद इनको दोबारा 12 बजे इन्होंने अपने हमराहियों को बुलाया था गश्त के लिए। इसी बीच में इनके परिवार से कोई फ़ोन आया था जिसके प्रथम दृष्टया लग रहा कि उसी के तनाव में इनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। अन्य कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल हम इनके शव को मॉर्चरी पर भेज करके पोस्टमार्टम करा रहे हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आखिरी कॉल किसकी थी, क्या कुछ जानकारी? अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं, अभी बताना इसका संभव नहीं। देवरानी बनी काल। पूरा मामला उन्नाव के अचलगंज थाना अंतर्गत का है, जहां एक युवक सामने खड़े होकर अपनी ही पत्नी से अपनी भाभी को पिटवा रहा है। कहते हैं इस कलयुग में अब लक्ष्मण जैसा देवर नहीं मिल सकता। उसका प्रमाण दे रहा है ये वीडियो, जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरह से महिला की चीख पुकार निकल रही है। यह वीडियो अचलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम टिकरी पदमरा का है। मार खाने वाली पीड़िता पंचायत मित्र है। महिला का देवर मौके पर खड़े होकर अपनी पत्नी से पिटवा रहा है। 3 माह के अंतराल में उसके साथ मारपीट उत्पीड़न की चौथी घटना है। इसके बावजूद अचलगंज थाना पुलिस पीड़िता को न्याय नहीं दे पा रही है। क्या इस कलयुग में अब न्याय जीते जी नहीं मिलेगा? आखिर क्या पुलिस को उसके मरने का इंतजार है? वहीं पुलिस ने बताया कि उपरोक्त वीडियो के संबंध में आवेदिका द्वारा आज दिनांक 24 अगस्त 2023 को दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 145/23 धारा 323/504/506 आईपीसी पंजीकृत हुआ, जिसकी नियमानुसार विवेचना कर गुणदोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। उन्नाव के कोतवाली सदर क्षेत्र के किला चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार मय हमरा फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर ईदगाह पत्थर कॉलोनी से गांधीनगर आने वाले रास्ते से अभियुक्त गण मीना पत्नी स्वर्गीय विजय निवासी ईदगाह पत्थर कॉलोनी थाना कोतवाली सदर सोनी उर्फ मोनी पत्नी बउआ उर्फ अमर सिंह निवासी रायपुर गढ़ी थाना माखी संगीता पत्नी पप्पू उर्फ दीपक निवासी ईदगाह पत्थर कॉलोनी थाना कोतवाली सदर बिट्टो पत्नी गोपी रायपुर गढ़ी थाना माखी शिव कुमारी पत्नी राजेंद्र निवासी 90 ईदगाह पत्थर कॉलोनी थाना कोतवाली सदर के कब्जे से कुल 3 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के फर्जी ढंग से आधार कार्ड बनवाने की तलाश में जुटी जांच टीम ने बुलंदशहर के अहमदगढ़ से साइबर कैफे संचालक 2 भाई समेत 3 युवकों को हिरासत में लिया है। रविवार को पकड़े गए कैफे संचालक भाई सचिन के रिश्तेदार के परिचित बताए गए हैं। फर्जी आधार कार्ड बनवाने में मदद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के साइबर कैफे से भी सामान बरामदगी की और कार्रवाई भी की है। इसके अलावा रबुपुरा से भी एक युवक को हिरासत में लिया गया है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अहमदगढ़ और रबुपुरा में पुलिस कार्रवाई की चर्चा शुरू हो गई है। बिना वीजा के पाकिस्तान से रबुपुरा पहुंची सीमा हैदर के 50 दिन छुपकर रहने और फर्जी ढंग से आधार कार्ड बनवाने के अमर उजाला के खुलासे के बाद पुलिस गहन जांच में जुटी है।
शुक्रवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी थी कि बरामद किए गए 3 आधार कार्ड बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने आधार कार्ड बनाने में मदद करने वालों की तलाश में टीम जुटने की भी जानकारी दी थी। इससे पहले सूत्रों ने जानकारी दी थी कि आधार कार्ड एडिट कर बनाए गए हैं। इन्हीं आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सीमा हैदर के नेपाल में रहने और बस में सुरक्षा कर्मियों की गहन जांच से बचने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधार कार्ड बरामदगी के बावजूद पुलिस ने दर्ज किए गए केस में धोखाधड़ी की धारा नहीं लगाई थी, जिसके चलते सचिन और सीमा को जल्द जमानत मिल गई थी। अब बुलंदशहर के अहमदगढ़ में की गई कार्रवाई के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द पुलिस गहन जाँच कर इस मामले का आधिकारिक खुलासा करेगी। एनडीए में शामिल होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार एक्शन मोड में हैं। एक तरफ जहां वो विरोधी दलों खास तौर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखे हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अब एनडीए के मिशन 80 को लेकर भी काम करना शुरू कर दिया है। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल की उन 6 सीटों को लेकर भी बात की है जहां 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज उन सीटों से करना चाहते हैं जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। राजभर ने इसके लिए आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से शुरुआत करने का प्लान बनाया है। राजभर ने बताया कि वो चाहते हैं लालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कार्यक्रम हो, तो वो वहां से 2024 के मिशन की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि इस सीट का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि यहां की 6 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। ओम प्रकाश राजभर ने लालगंज सीट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी पत्र लिखा है और कहा कि दिल्ली से परमिशन मांगी है। उन्होंने कहा कि अभी तो कई जगहों पर बारिश हो रही है, ऐसे में उन्होंने सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए पत्र लिखा है। दरअसल पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन इसी क्षेत्र में रहा था। 2014 में जहां एनडीए ने यहां 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं 2019 में ये घटकर 21 रह गई थी। पूर्वांचल के 18 जिलों में राजभर वोटरों की संख्या ठीक ठाक तादाद में है और करीब 12 सीटों पर राजभर वोटरों का रुख निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर ये वोटर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो पूर्वांचल में बीजेपी का किला मजबूत हो जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर विपक्षी दलों के द्वारा एतराज जताने के सवाल पर कहा कि 26 पार्टी के लोग बेंगलुरु में इकट्ठा हुए और इसका नाम वही रखा गया। इसका विरोध किसी अन्य को नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। वो इंडिया में शामिल लोगों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लगातार तोड़ना चाहते हैं। अगर वो तोड़ लेंगे तो ईमानदार हो जाएंगे, नहीं तो विपक्ष के सभी नेता भ्रष्ट हैं। इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र का भी उदाहरण दिया। सावन के सोमवार के मौके पर शिव मंदिरों पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भक्तों ने बेलपत्र, दूध और गंगा जल से बाबा का अभिषेक किया। बाराबंकी में हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा की गई। यूपी के शिव मंदिर में सोमवार को लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह 5 बजे से ही भक्त मंदिरों की कतारों में लग गए। भस्म आरती के साथ मंदिरों में दर्शन की शुरुआत हुई। हम आपको अलग अलग जिलों के शिव मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। भक्तों पर बरसाए फूल। बाराबंकी के महाभारत कालीन शिवलिंग भगवान लोधेश्वर की धरती महादेवा में सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। भोर 5 बजे तक यहां करीब 1.5 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके थे। सुबह करीब 7:45 बजे हेलीकॉप्टर ने महादेवा पहुंचकर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की तो अद्भुत नजारा सामने था। इस दौरान बम बम भोले से महादेवा का आसमान गूंज पड़ा। हेलीकॉप्टर ने महादेवा के आसमान में 4 बार चक्कर लगाते हुए गेंदा और गुलाब के फूल बरसाए। सोमवार सुबह करीब 7:45 पर सरकार द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर ने महादेवा पहुंचकर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। जिस समय पुष्प वर्षा हो रही थी उस समय नीचे मौजूद श्रद्धालु जय घोष करने में लगे थे। बरसते फूलों के बीच नाचते झूमते श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन हो गए। अमेठी सावन मास में सोमवार को शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे।
सावन और अधिक मास माह में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव भक्त प्रसिद्ध शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। ताला स्थित मुकुटनाथ धाम, जागेश्वर धाम, श्रीमद स्वामी परमहंस आश्रम, टीकर माफी स्थित नर्मदेश्वर नाथ धाम, कालीकंद धाम, देवी पाटन धाम, दुखहरण धाम, महादेवन समेत विभिन्न शिवालयों में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। Ladies and gentlemen of the Indian media, through you, I would like to bring to the notice of all our citizens that the Honourable Home Minister of India, Shri Amit Shah Ji, today in Lok Sabha appealed to all members of the opposition to initiate a discussion, a debate on the issue afflicting the state of Manipur. Amit Shah Ji has repeatedly said that in both houses of parliament, he as Minister in charge of Home Affairs would like to bring certain facts to light. That the discussion is important from a perspective of national security, internal security, that this discussion, this debate is also expected by citizens of our country who elect us to Parliament so that issues of national importance can be productively discussed. What is shocking is the insistence of the opposition parties to not allow facts to come to the fore. देवी और सज्जनों, आज आपके माध्यम से मैं राष्ट्र के हर नागरिक को देश की संसद में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के वक्तव्य से अवगत पुनः कराना चाहती हूं। गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। देश की जनता जनप्रतिनिधियों को संसद में चुनकर इस दायित्व के साथ लाती है कि गंभीर मुद्दों पर संवैधानिक और सुरक्षा और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर हम संसद में चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है। I'll now leave the floor open for questions. हाँ जी,
आपके 3 प्रश्न हैं विविध विषयों पर। पहला प्रश्न कि कांग्रेस पार्टी क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित व्यक्ति ये सोच रखते हैं कि जिस डायनेस्टी के छत्र छाया में वो अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, उस एक परिवार को विशेष नरेंद्र मोदी जी का अपमान पसंद आएगा। इसलिए मैं अचंभित नहीं हूं कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री जी पर नहीं, बल्कि उनकी माताजी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन पर भी इस प्रकार की अमानवीय टिप्पणी की है। पहले भी मीडिया के माध्यम से हम कांग्रेस और कांग्रेस समर्थकों के मुख से नरेंद्र मोदी जी को मौत के घाट उतारने वाले वाक्य सुन चुके हैं। गालियों की श्रृंखला में एक और वाक्य पुनः जोड़ा है कांग्रेस के एक नेता ने। मुझे कोई उम्मीद नहीं है गांधी खानदान से कि वो प्रधानमंत्री जी और उनकी स्वर्गीय मां पर हुई इस अभद्र टिप्पणी पर कोई भी कार्रवाई करेंगे, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि अभद्र टिप्पणी करने वालों को जरूर गांधी खानदान पुरस्कृत करेगा। आपका दूसरा प्रश्न था लाल डायरी पर। मैं स्तब्ध हूं ये जानते हुए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री एक जनप्रतिनिधि को निर्देश करता है कि सेंट्रल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में जाकर वो खलल दे और एविडेंस चुराकर भागे। एक, ये केस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का है। दूसरा, डायरी लाल हो, पीली हो या हरी, अब यह साफ हो चुका है कि उस डायरी में लिप्त है कांग्रेस के काले कारनामे। आपका देवेंद्र जी एक और प्रश्न है, लेकिन अगर सारे प्रश्न आप पूछेंगे तो आपके बाकी साथियों के पास प्रश्न पूछने का समय बचेगा नहीं। यतीन्द्र टीवी 18 जी मंत्रालय में अहमदिया समुदाय से निवेदन प्राप्त हुआ कि उन्हें एक राज्य के वक्फ बोर्ड ने काफिर घोषित कर दिया है। मैं अल्पसंख्यक मंत्री के नाते ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं, देश का कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को ये इजाजत नहीं देता कि वो किसी को अपने धर्म से विहीन करे। इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना चाहती हूं, मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें यह ज्ञात हुआ है कि किसी एक नॉन स्टेट एक्टर एक संगठन के फतवा को सरकारी ऑर्डर में तब्दील किया गया है। यह भी संविधान और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध है। हमने प्रदेश की सरकार से गुजारिश की है कि वो संबंधित वक्फ बोर्ड के संदर्भ में कार्रवाई करके हमें सूचित करें।
हाल ही का जो गठबंधन हुआ है विपक्ष का, वो गठबंधन इतना अनोखा कि अब कोई चारा खाता है, कोई गोबर। तो ये तो छत्तीसगढ़ की सरकार को स्पष्ट करना होगा कि हमने सुना था पहले शराब में घोटाला करते हैं, अब गोबर में भी करने लगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ना मैंने फिल्म देखी है, ना मुझे ज्ञात है कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस में कौन लिप्त है। निश्चित रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस पर न सिर्फ टिप्पणी कर सकता है बल्कि कार्रवाई भी। नीरज जी, आपने जो अपनी भूमिका रखी प्रश्न में, क्या विपक्ष इसलिए इस चर्चा से भाग रहा है क्योंकि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ, यातनाएं हुई, प्रताड़न हुआ, बंगाल में महिलाओं को नग्न करके 56 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। आज ही मुर्शिदाबाद की एक मैं स्टोरी पढ़ रही थी जहां पर एक महिला को इसलिए किया गया क्योंकि उसने कांग्रेस के किसी कैंडिडेट का समर्थन किया। मेरा इस विषय पे एक निवेदन है। हाल ही में मैंने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महिला को नग्न करने का वीडियो देखा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सूचित भी किया। यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साधकर क्यों बैठते हैं। लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहूंगी, स्टॉप यूजिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। मैंने आईटी मिनिस्ट्री से भी निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ की इस महिला के वीडियो के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से त्वरित रूप से चर्चा हो, क्योंकि जब महिला का इस प्रकार का वीडियो बार बार वायरल किया जाता है तो उस महिला को आप रीविक्टिमाइज करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छत्तीसगढ़ का ये वीडियो आया है। मैंने अपील की है आईटी मिनिस्ट्री से कि उसको तुरंत हटवाया जाए ताकि महिला का रिविक्टिमाइजेशन ना हो। क्यों कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का समर्थन करने के लिए बंगाल की एक महिला को नग्न किया जाता है और कांग्रेस चुप बैठती है? ये तो स्पष्ट है नीरज जी, उनके लिए सत्ता इंसाफ से ज्यादा प्रिय है। शायद इससे भी कांग्रेस पार्टी भाग रही हो कि मणिपुर में जब इस प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां थी तब उनके पूर्व अध्यक्ष वहां जाकर आग को और क्यों भड़का रहे थे। मैं तो पुनः अपील करूंगी कि इस सेंसिटिव मुद्दे पर आज गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आइए सदन में चर्चा कीजिए। वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मैं पुनः कहती हूं कि मैं स्तब्ध हूं कि मणिपुर की सच्चाई से विपक्ष क्यों भाग रही है। ऐसा क्या है जो विपक्ष नहीं चाहती देश जाने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोमवार को भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह मणिपुर की भयावह घटना में महिलाओं की तकलीफ का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी शासित राज्य में महिलाओं पर हमलों का हवाला देकर इसे बढ़ावा दे रही है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा निर्मित BCG वैक्सीन को कनाडा में निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल ब्लैडर कैंसर, मूत्राशय के कैंसर के इलाज के लिए इम्यूनोथेरेपी के रूप में किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पाकिस्तान के पीएम
शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक संकट का वास्तविक कारण पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख खान द्वारा किया गया भ्रष्टाचार और खराब शासन था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्था में 2 दिवसीय क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन उत्तर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 8वें और 9वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में हरियाणा, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और त्रिपुरा राज्यों में स्थित सामुदायिक रेडियो स्टेशन शामिल हैं। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी को वाराणसी में बड़ा झटका लगा है। 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली शालिनी यादव ने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने सोमवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे के खिलाफ पहुंचे मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इम्तियाज कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की समक्ष गुहार लगाने के लिए कहा है। एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक के दौरान मुस्लिम पक्षकार की ओर से मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री की अंतरिम जमानत 5 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनको अंतरिम जमानत दी है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की फर्जी ढंग से आधार कार्ड बनवाने की तलाश में जुटी जांच टीम ने बुलंदशहर के अहमदगढ़ से साइबर कैफे संचालक 2 भाई समेत 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। रविवार को पकड़े गए कैफे संचालक भाई सचिन के रिश्तेदार के परिचित बताए जा रहे हैं। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को लेकर उनसे चर्चा भी की। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कंडाली बिच्छू घास से बनी स्टॉल के साथ ही राज्य के अन्य स्थानीय उत्पाद भी उन्हें भेंट किए। मणिपुर हिंसा को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन का गुस्सा फूटा। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने संसद में कहा, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ कि मणिपुर की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, लेकिन हमारे देश में नहीं। यह शर्म की बात है। जया बच्चन से पहले कई फिल्म सितारे मणिपुर हिंसा पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। इसमें अक्षय कुमार, रेणुका शहारे, आशुतोष राणा, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, सोनू समेत कई सेलेब्स का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HAL की खूबियां बताते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कुछ साल पहले राहुल गांधी ने HAL की आलोचना की थी और सरकार पर कटाक्ष करने और लोगों को विचलित करने और गुमराह करने के लिए झूठ का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि HAL एक ऐसी कंपनी है जो बीमार होने जा रही है। इन दिनों मध्य प्रदेश भाजपा बेचैन नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा के कप्तान बदले जाने की चर्चा थी। कप्तान तो नहीं बदला गया, लेकिन दिल्ली दरबार ने सीधे कमान अपने हाथों में ले ली। चुनाव तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी प्रबंधन संगठन की लगाम अमित शाह के हाथों में रहेगी। यही संदेश देने के लिए बीते दिनों गृह मंत्री राजधानी पहुंचे थे। पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने शर्त दिया था कि चुनाव से जुड़े कामकाज उनको भेजे गए सिपा सलार ही देखेंगे। इससे सीएम शिवराज चौहान भी असहज है। साउथ सुपरस्टार सूर्या की मच अवेटेड फिल्म कांगुआ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं फिल्म के निर्माताओं ने मेगा स्टार के जन्मदिन के मौके पर फिल्म की शानदार पहली झलक पेश की थी, जिसमें एक्टर दमदार लुक में नजर आ रहे हैं। तिरुथाई शिवा के निर्देशन में बनी कांगुआ एंटरटेनमेंट से भरपूर है। इस बीच फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना को लेकर हलचल शुरू हो गई है। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने घोषणा की है कि पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इससे पहले बिहार सरकार भी इस तरह का सेंसस करा रही थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। सरकार ने लोकसभा से DNA टेक्नोलॉजी उपयोग और अनुप्रयोग रेगुलेशन बिल 2019 को वापस ले लिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जब लोकसभा में विधेयक को पेश किया तो मणिपुर घटना के विरोध में विपक्ष के सांसद नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सरकार ने विधेयक को वापस ले लिया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया में कड़ा मुकाबला हो सकता है। कई राज्यों में भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं तो कुछ राज्यों में उसके सहयोगी दलों में बिखराव हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जीत की हैट्रिक लगाना आसान नहीं होगा।
हालांकि भाजपा का दावा है कि इस बार वह एनडीए सहयोगियों के साथ पूरे देश में 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर 2/3 सीटों की मजबूती से सरकार बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एंटीलिया मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा की अंतरिम जमानत 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि प्रदीप शर्मा पर मनसुख हीरेन की हत्या में शामिल होने का आरोप है। प्रदीप शर्मा की पत्नी की सर्जरी होनी है और चिकित्सीय कारणों से यह सर्जरी टल रही है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रदीप शर्मा की जमानत 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। राज्यसभा में सोमवार को मणिपुर मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ दिखा। एक तरफ राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद दिया। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास के तीसरे सोमवार को सुबह जन कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया। 1 घंटे तक चले अनुष्ठान में उन्होंने आम के रस, 11 लीटर दूध, जल, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल और गन्ने के रस से महादेव भगवान शिव का अभिषेक किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके अलावा कुछ और पूर्व विधायकों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। 2022 विधानसभा चुनाव में खतौली सीट से रालोद के प्रत्याशी रहे राजपाल सैनी, सपा की पूर्व विधायक सुषमा पटेल, पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर सहित करीब 1 दर्जन लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहे सूर्य न्यूज़ 24, आपकी बुलंद आवाज।